नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की आज बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें हम साइंस को भी कंप्लीट करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हुई है, लेकिन फिर से नए सिरे की जो शुरुआत हुई है उस पर हमारी क्लास नंबर 4 है। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से जाकर के आप हर एक क्लास को आसानी से देख सकते हैं। चलिए मित्र, आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुप्त साम्राज्य को, या फिर कहा जाए गुप्त वंश को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई, श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश में किस शासक को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? देखिए, हवा महल जो है ये 1798 में महाराजा राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल जो है ये राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1798 में बनवाया गया था। है कहाँ पे? राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 के बीच रहे, किस वंश के शासक थे? अब मेरे प्यारे भाई मित्र, आप ही जानते हैं कि छत्रपति संभाजी जो हैं ये छत्रपति शिवाजी के ही खानदान से थे, और ये किस साम्राज्य से हैं, तो ये है मराठा साम्राज्य से। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? अब मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने वाले हमारे देश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन का निर्माण करवाया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है इसका उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब समझिए, हमसे पूछा गया है कि कौन इसमें से किसको छोड़ करके सभी राज्य सूची के विषय हैं। अब देखिए, इसमें पुलिस तो है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। शराब आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। भूमि आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। वायु सेवा, रेल सेवा, रेल मार्ग, ये सभी जो हैं ये आएंगे संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे वायु सेवा को छोड़ करके सभी राज्य सूची के भाग हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। अगला
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक किस प्रकार का अधिकार है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक किस प्रकार का अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? अब आपको बताना है इसमें कौन एक भारतीय भाषा नहीं है। समझिएगा, इसमें सिंधी भारतीय भाषा है, कन्नड़ भी है, कोंकणी भी है, सिख कोई भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? मैंने आपको कल भी ये बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब कुछ बच्चे तो पहले ही ऑप्शन टिक करेंगे बृहस्पति, लेकिन समझिएगा ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई है। तो शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज हो चुकी है, तो ऐसे में कहा जाए तो अब सबसे अधिक उपग्रह जो हैं ये शनि ग्रह के हो गए हैं। तो क्या कहा जाएगा? शनि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सबसे अधिकतम उपग्रह जो हैं किस ग्रह के हैं? तो ये शनि ग्रह का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 70। सही आंसर जो हो जाएगा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो है ये क्यों कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और सूर्योदय जो है यहाँ पे सबसे पहले होता है। तो जापान में ही सूर्योदय सबसे पहले होता है, इस वजह से जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जापान में सूर्योदय अगर सबसे पहले होता है तो इसे हम और किस नाम से जानेंगे, या फिर इसका हम क्या उपनाम दिया जाएगा? तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन उपनाम दिया जाएगा। प्यारे दोस्त, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जीके के 5000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है मात्र 39 रुपये में। अगर आप चाहें तो इसे मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए नीचे दी गई UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करना है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सएप करके यहाँ से भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यह ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। ये ई बुक जो है गाइज, इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप इस ई बुक का फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह हवाई अड्डा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 72 है, जल्दी से बताइए। देखिए तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में क्या शामिल है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैंकिंग। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? भारत जो है ये किस बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? RBI, सेबी, IDBI या फिर IRDA? क्वेश्चन नंबर 73। सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे IRDA। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है आपके सामने, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वबल को क्या कहते हैं? किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वबल को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उसे उछाल कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर किसका माप करता है। अब आप जानते हैं एनीमोमीटर जो है गाइज, इसे हम पवन वेगमापी भी कहते हैं। और ये किसका माप करता है, तो ये वायु की गति को, वायु की स्पीड को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर जो है किसका माप करता है, वायु की गति का। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि NaHCO3 का रासायनिक सूत्र है। कहने का मतलब है कि NaHCO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है। मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है। सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के अग्न्याशय में इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। वर्णांध व्यक्ति जो है मेरे प्यारे भाई, जैसे आप जानते हैं जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इन्हें कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और ये किन रंगों में वर्णांध नहीं कर पाते, किन रंगों में भेद नहीं कर पाते, यानी कि पहचान नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाल और हरा। उनको लाल जो और हरा जो है ये एक जैसा ही दिखाई देगा, है ना, तो वो पहचान नहीं पाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। देखिए मित्र, थोड़ा सा आज स्वास्थ्य सही नहीं है, गले में थोड़ी सी खराश है ना, तो कुछ जुकाम की शिकायत है, तो इस वजह से मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ। आप भी जानते हो थोड़ी सी हमारी आवाज़ जो है ये आप तक स्पष्ट भी ना पहुँच पा रही हो सकता है, तो मैनेज कीजिएगा किसी तरीके से, ठीक है। फिर भी मैं आपकी क्लास किसी तरीके से ले रहा हूँ। अगला सवाल है आपके सामने, लेजर का आविष्कार जो है ये किसने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है। सही आंसर हो जाएगा गार्डन गोल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज जो है ये एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपके जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए साइंस की क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने, जब श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। अब देखिए, कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरेगा जब वो, जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों का होता है, जब ये गुजरता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये परिक्षेपण क्यों होता है ये पूछा गया है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश आप इधर से डालते हैं तो ये प्रकाश यहाँ से क्यों परिक्षेपण हो जाता है, इसका वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई इसका मुख्य कारण या फिर कहा जाए मेन कारण जो है ये क्या है। इसका मेन कारण है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंग के जो कांच हैं प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ये इसीलिए विक्षेपण हो जाता है। अगर एक साथ गुजरे तो विक्षेपण ना हो, है ना, तो राइट क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं इसलिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला, वह उच्चतम तापमान जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है क्या कहलाता है। वह उच्चतम तापमान जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है, मतलब चुंबकीय गुण खत्म कर देता है, उसे हम कीवरी तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवरी तापमान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कीवरी तापमान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। परिनालिका का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। देखिए, परिनालिका का प्रयोग जो है किस में नहीं किया जाता है। मोटर में तो किया ही जाता है, विद्युत घंटी में भी किया जाता है, और मापन के उपकरण में भी हम परिनालिका का उपयोग करते हैं, लेकिन सेल में उपयोग इसका नहीं करते हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ब्लॉक संचार प्रक्रिया से कौन इसमें संबंधित नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें ट्रांसमीटर ब्लॉक, रिसीवर ब्लॉक और संचार माध्यम ब्लॉक जो है ये ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित है। वेब शॉपिंग ब्लॉक जो है ये नहीं है। राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग हम गाड़ियों में क्या मापने के लिए करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा गया है ओडोमीटर का उपयोग। तो ओडोमीटर का उपयोग जो है हम दूरी मापने के लिए करते हैं। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका दूरी मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिशा मापने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं, दिशा सूचक कंपास का। गति मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। हमसे पूछा गया है दूरी मापने के लिए, तो हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? आपको बताना है तापमान की एसआई इकाई क्या है। मेरे प्यारे भाई मित्र, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है। तापमान की एसआई इकाई हमसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि रेडियो रिसीवर परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ जो है ये कैसा होता है? फेराइट होता है, या फिर निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ होता है, या उच्च चुंबकशीलता वाला, या फिर कोई नहीं? देखिए मेरे प्यारे भाई, समझिएगा। रेडियो रिसीवर परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ जो है ये फेराइट का होता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेराइट का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो कारों का द्रव्यमान यम1 तथा यम2 है। ये R1 तथा R2 वृत्त के त्रिज्या पर घूमते हैं। यदि दोनों कारों का परिक्रमण काल समान है तो उनका कोणीय वेग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कितना होगा? 1:1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्रकाश की चाल से गतिमान नहीं करेगा? निम्न में से कौन प्रकाश की चाल से गतिमान नहीं करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, यक्स की किरणें और वामा या गामा की किरणें जो हैं ये चाल में गमन करेंगी, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं करेगी। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध धारित्र का औसत शक्ति क्षय कितना होता है? जैसा आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो सब कुछ का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, एलईडी टीवी में प्रयोग किए जाने वाले प्रदर्शन डिस्प्ले का प्रकार क्या होता है? देखिए यहाँ पे एलईडी टीवी में प्रयोग किए जाने वाले प्रदर्शन डिस्प्ले का प्रकार क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। ये होता है एलसीडी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसको समझने के बाद आंसर दीजिएगा। लीजिए 4 से 5 सेकंड का समय, और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए और जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है ये क्या है? कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। बिल्कुल सही है, यही आपका राइट होगा। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? देखिए गति के जो नियम है ये किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया गति का नियम जो है किसने दिया था? इन्होंने 3 नियम, प्रथम नियम गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, न्यूटन ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है ये किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर करता है। देखिए, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य एफ डी कॉस थीटा होता है, जानते हैं आप। तो मेरे प्यारे भाई हमसे पूछा गया है कि कार्य जो है किस पर निर्भर करता है। समझिएगा, कार्य जो है आपका ये विस्थापन पर तो निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी उपग्रह के कक्षीय तथा पलायन वेग में क्या संबंध है जबकि उपग्रह की कक्षा पृथ्वी की सतह के पास है। सही आंसर हो जाएगा वी, सही आंसर हो जाएगा वी √2VO, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किरचॉफ के वोल्टता नियमानुसार किसी भी समृद्ध पास में सभी IR, यानी कि गाइज यहाँ पर सभी IR का मतलब होता है कि धारा और प्रतिरोधकता दोनों, तथा EMF का बीजीय योग हमेशा कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा 0 होता है, ए आंसर राइट होगा। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग का गुणनफल, देखिए बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सा है, शक्ति। शक्ति जो है गाइस ये बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि इस ई बुक में वही क्वेश्चंस लाए गए हैं, वही क्वेश्चन आपके नोट किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। ठीक है, तो इस पर 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक आपको मिल जाएगी। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत कौन सा है। समझिएगा, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं गलत, क्योंकि स्थिर अवस्था के दौरान जो वस्तु में निहित ऊर्जा होती है उसे गतिज नहीं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि गतिमान वस्तु के दौरान निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं तब सही होगा। हमसे पूछा गया स्थिर अवस्था के दौरान, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला है कि एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी गणना यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है KE है, इसकी गणना जो है किसके द्वारा की जाती है, तो 1/2 mv²। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा। विभवांतर 12 वोल्ट दिया गया है, कार्य 60 जूल दिया गया है। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश आपको ज्ञात करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है, विद्युत आवेश या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज से निकालने का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, ये होता है C J/B। जे यहाँ पे कितना है 60 और V कितना है आपका 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो C बराबर क्या हो जाएगा 5 कुलाम। मेरे प्यारे भाई समझिएगा 5 कुलाम इसमें होगा। अब कुलाम जो है किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आवेश का। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता, चुंबकीय प्रभाव तो होता ही है, उसमें प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन संकुचन प्रभाव नहीं होता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संकुचन प्रभाव बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। हो सकता है कि आज आपको क्लास ये थोड़ी सी कहा जाए तो आवाज़ अच्छी न लगी हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। भला ही थोड़ा सा गला बैठा है, बोलने में थोड़ी दिक्कत है, फिर भी मैं किसी भी तरीके से अपना कीमती समय निकाल करके आपके लिए क्लास जरूर लूँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और आप चाहें तो 5000 प्लस जीके की क्वेश्चंस की इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ये है UPI ID पूजा BCIT 05@OKSBI के नाम से,
और ये है आपके सामने व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करके यहाँ से अन्य डिटेल भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी आज की मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लाइक, आपके शेयर एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, अपने मंजिल को पाने के लिए पूरी ताकत लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।